बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। उसका हम सेक्शन 2 और 3 आज समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेक्शन 2 है दैट टॉक्स अबाउट डेफिनेशंस। जैसा कि आप सबको पता है कि कोई भी लॉ उसके जो इनिशियल सेक्शंस होते हैं उसके अंदर डेफिनेशंस मौजूद होती हैं ताकि हम उस लॉ के बारे में या फिर उसमें अपीयर होने वाले डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनके हवाले से हम कंफ्यूजन का शिकार ना हो। तो कहते हैं कि इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, यानी कि अगर तो कोई चीज एक्सप्रेसली अदरवाइज प्रोवाइड की जाती है तो उसको हम उसी तरीके से लेंगे जैसे वो प्रोवाइड की गई है, लेकिन जनरली जो हम इन टर्मिनोलॉजीज के मीनिंग लेंगे वो इस तरीके से लेंगे कि जैसा इस डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 2 में मौजूद है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की। Arbitration agreement means a written agreement to submit present or future differences to arbitration whether an arbitrator is named therein or not। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, इसमें दो चीजें गिवन है कि एक तो ये कि जहां पर भी कोई भी पार्टीज, ठीक है, उनके कोई डिफरेंसेस अपीयर होते हैं या फिर वो समझते हैं कि वो एक बिजनेस इनिशिएट करने जा रहे हैं या फिर वो एक कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं या फिर वो कोई भी जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हमेशा दो ऑप्शंस होते हैं कि एक तो अल्टीमेट ज्यूरिस्डिक्शन कोर्ट ऑफ लॉ के पास मौजूद होती ही है, और जो दूसरी चीज है उसके अंदर ये हो सकता है कि आउट ऑफ द कोर्ट ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ पार्टीज जा सकें। और उस तरह की सिचुएशन में फिर आर्बिट्रेशन वो मोस्ट फॉर्मलाइज्ड प्रोसीजर है, जैसा मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, ठीक है। तो बेसिकली आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के लिए कोई लंबा चौड़ा एग्रीमेंट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती अगर पार्टीज के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ किसी भी हवाले से, जैसे मैंने एग्जाम्पल्स दी, बिजनेस हो सकता है, ट्रेड हो सकता है, इसके अलावा अदरवाइज कोई उनका कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर वो एक छोटा सा क्लॉज डाल देते हैं कि जहां पर भी देयर विल बी डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज, ठीक है, दैट डिस्प्यूट विल बी सेटल्ड बाय वे ऑफ आर्बिट्रेशन या थ्रू आर्बिट्रेशन, या इसको किसी भी लैंग्वेज में हम समझा सकते हैं, ठीक है। एक चीज तो ये आ गई, तो उसको हम कहेंगे आर्बिट्रेशन क्लॉज, ठीक है, और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अब दूसरी चीज है वेदर एन आर्बिट्रेटर इज नेम्ड देयर इन और नॉट। अब बाजुकात बड़ी डिटेल्ड किस्म की पार्टीज जब ये बड़े लेवल पर काम होता है तो उसके अंदर आर्बिट्रेशन डिफरेंट क्लॉजेस लिखी जाती हैं, पूरा प्रोसीजर लिखा जाता है कि आर्बिट्रेशन कहाँ पर बैठकर होगी, किस जगह पर होगी, कौन सी पार्टी कितने आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट करेगी, ठीक है, और कौन आर्बिट्रेटर होगा। बाजुकात आर्बिट्रेटर्स का पहले से नाम भी लिख दिया जाता है कि भाई अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होगा तो ये भी हो सकता है कि दोनों पार्टीज एक ही नाम पर मुत्तफिक हो जाएं, या फिर एक पार्टी कहेगी मेरी तरफ से ये फलां बंदा है ये आर्बिट्रेटर होगा, दूसरी पार्टी कहेगी कि जब भी डिस्प्यूट अराइज होगा वो थ्रू आर्बिट्रेशन हल होगा और मेरी तरफ से ये आर्बिट्रेटर होगा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें इसके अंदर हो सकती हैं, लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ यही लिखा हुआ है कि जो भी डिस्प्यूट होगा दैट विल बी सेटल्ड थ्रू आर्बिट्रेशन, तो वो भी एक वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होगा। और उसकी मौजूदगी में, उस क्लॉज की मौजूदगी में आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 की प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगी। इसी तरीके से सेकंड हमारे पास है अवार्ड। अवार्ड मींस एन आर्बिट्रेशन अवार्ड, ठीक है। तो जैसे जो फैसला आता है आर्बिट्रेटर्स का उसको बेसिकली अवार्ड का नाम यहाँ पर दिया गया है, और इसी अवार्ड को हम बाद में बाय कोर्ट ऑफ लॉ इम्पोज करवा देते हैं, एनफोर्स करवा देते हैं, और उसको हम कहते हैं कि वो अवार्ड रूल ऑफ द कोर्ट बन गया, ठीक है। और उसी तरीके से फिर डिक्री भी आ जाती है उसी अवार्ड्स की टर्म्स में। ओके, उसके बाद हमारे पास है कोर्ट मींस अ सिविल कोर्ट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन टू डिसाइड द क्वेश्चन फॉर्मिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रेफरेंस, ठीक है। अब बेसिकली जो ज्यूरिसडिक्शन है वो सिविल कोर्ट के पास है, यानी जहां पर भी आर्बिट्रेशन होगी वी कैन नॉट गो टू फैमिली कोर्ट, ठीक है, वी कैन नॉट गो टू क्रिमिनल कोर्ट, हम गार्डियन कोर्ट के पास नहीं जा सकते, हम किसी और कोर्ट के पास नहीं जा सकते, बल्कि सिविल कोर्ट के पास हम जाएंगे जहां पर भी कोई भी मैटर रिलेटेड होगा आर्बिट्रेशन से, चाहे वो आर्बिट्रेशन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट है, चाहे वो विद इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट है, चाहे वो आर्बिट्रेशन इन
सूट्स है, तो सारी सिचुएशन में जो सिविल कोर्ट है वही कोर्ट ऑफ jurisdiction इसमें समझी जाएगी। Having jurisdiction to decide the question forming the subject matter of the reference, यानी उस रेफरेंस का, आर्बिट्रेशन रेफरेंस का जो भी सब्जेक्ट मैटर है, उस सब्जेक्ट मैटर को कोर्ट क्या कर सकती है, डिटरमिन कर सकती है, कोर्ट के पास jurisdiction है। तो ये इसमें बात है। If the same had been the subject matter of a suit, ठीक है, यानी कि अगर वही क्वेश्चन सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ सूट होता तो हम देखते कि किस कोर्ट के पास jurisdiction है। अच्छा, अब हमने देखा कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन है। आम हालात में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप से रिलेटेड हम केसेस कहाँ पे लेके जाते हैं जी, सिविल कोर्ट में, ठीक है। तो उस सूट का सब्जेक्ट मैटर हम कहाँ पे डील करते हैं, सिविल कोर्ट में। इसी तरीके से देखेंगे कि कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप ही है और उससे रिलेटेड हमने आर्बिट्रेशन में जाना है, ठीक है। तो फिर देखेंगे जी कि जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रेफरेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट है। आम हालात में जब वो सिविल कोर्ट के पास जाता है तो आर्बिट्रेशन के अंदर भी वो सिविल कोर्ट के पास ही जाएगा जब जरूरत पड़ेगी। ठीक हो गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मींस अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, ठीक है। यानी कि कोई भी ऐसा बंदा, ये पहला जो इसका पार्ट है वो बड़ा ही जनरल है कि कोई भी ऐसा बंदा जो कि किसी डिसीज्ड पर्सन की, एक फौतशुदा बंदे की स्टेट को, प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। अब वो रिप्रेजेंटेशन जो है किसी एग्जीक्यूटर के थ्रू भी हो सकती है, किसी वो ऑफिशियल असाइनी के थ्रू भी हो सकती है अगर कोर्ट अपॉइंट करे। उसके अंदर लीगल एयर्स भी आ सकते हैं, उसके अंदर अटॉर्नीज भी आ सकते हैं, ये कोई भी बंदा उसमें जिसके पास लीगल कैपेसिटी होगी, ठीक है। आगे कहता है एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इंटरमेडल्स विद द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड। इंटरमेडल का मतलब होता है इंटरफेयर करना विदाउट एनी रिम्यूनरेशन, ठीक है। यानी जो बंदा, एक बंदे के मरने के बाद उसकी स्टेट के अंदर, मतलब ये कह सकते हैं आपके पहले उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, या पॉसिबल है कि नहीं होगा, लेकिन बाद में वो इंटरमेडल कर लेता है। जैसे आपने देखा होगा कि भाई एक बंदा अगर मरने से पहले वसीयत लिख जाता है तो उसके अंदर वो एक बंदा नॉमिनेट कर देता है कि भाई ये जो चीजें मैंने लिखी हैं इनको एग्जीक्यूट किसने करना है, ठीक है। तो फिर वो एग्जीक्यूटर आ जाता है, एग्जीक्यूटर ऑफ द विल उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर कोट कर सकते हैं कि वो इंटरमेडल करेगा विद द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड एंड वेयर अ पार्टी एक्ट्स इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, ठीक है। जहां पर एक पार्टी रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में एक्ट कर रही है, जैसे मैंने अभी पावर ऑफ अटॉर्नी की एग्जांपल दी, ठीक है। मैंने इसके अलावा एजेंट आप कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है। द पर्सन ऑन होम द स्टेट डिवॉल्व्स ऑन द डेथ ऑफ द पार्टी सो एक्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जहां पर एक पार्टी रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में अपीयर होती है, काम करती है, ठीक है, उस रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर वाली पार्टी के मरने के बाद वो जायदाद किसको मिलेगी, वो स्टेट किसके ऊपर डिवॉल्व होगी, उस बंदे को भी, जिसके भी ऊपर वो डिवॉल्व होगी, उसको भी हम क्या कहेंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने वो बताया आपको एग्जीक्यूटर वाली एग्जांपल, अब वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है, अगर उस बंदे की डेथ हो जाती है तो देखेंगे कि वसीयत के अंदर किन किन लोगों को प्रॉपर्टी मिलनी थी, ठीक हो गया। तो फिर वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको कहा जा सकता है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम ये डेफिनेशन को पढ़ते हैं। उसके बाद है जी रेफरेंस। रेफरेंस मींस रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन। जहां पर भी रेफरेंस का मतलब आएगा उसको हम कहेंगे कि जहां पर पार्टीज ने अपने क्वेश्चन ऑफ डिस्प्यूट को रेफर कर दिया फॉर दी आर्बिट्रेशन। तो ये इसका हम मीनिंग ले लेंगे। ओके जी। उसके बाद सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 के साथ हम हमेशा एक जो स्केड्यूल 1 है आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 का, उसको पढ़ने की जरूरत पड़ती है हमें। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली दिस इज चैप्टर 2 जो कि सबसे लेंथी और इसके अलावा आप कह लें कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इस आर्बिट्रेशन एक्ट का, वो ये है आर्बिट्रेशन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ अ कोर्ट, या जहां पर पार्टीज को कंप्लीट पावर्स दी गई हैं। ओके जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्बिट्रेशन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ अ कोर्ट, और यही चैप्टर 2 भी है। सेक्शन 3 कहता है प्रोविजंस इम्प्लाइड इन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो इस वजह से कि अभी मैंने आपको बताया कि बाजू का डिटेल्ड एग्रीमेंट होता है पार्टीज के दरमियान,
ठीक है। लेकिन ये भी हो सकता है कि डिटेल्ड एग्रीमेंट ना हो, सिर्फ ये लिखा होगा कि भाई आर्बिट्रेशन के थ्रू हम अपने मसले हल करेंगे। अब तो अगर सिर्फ इतनी सी बात लिख दी गई, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा गया, तो फिर बजाय इसके कि कंफ्यूजन क्रिएट हो, ठीक है, तो लॉ ने हमें यहाँ पर एक बड़ा अच्छा, आप कह लें कि वे आउट प्रोवाइड कर दिया कि उसने हमें कुछ कंडीशंस बता दी, इम्प्लाइड कंडीशंस, कि भाई अगर पार्टीज एक्सप्रेसली एग्री नहीं करती तो इम्प्लाइडली क्या क्या चीजें उसके अंदर कार फरमा होंगी। तो इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड देयर इन, ठीक है। ये क्लियरली बता रहा है, हमने पहले बहुत दफा पढ़ा हुआ है कि जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज द लॉ मेड बाय द पार्टीज। अगर तो वो लीगल चीजों के ऊपर एग्री कर रहे हैं तो वो फिर पार्टीज मेड लॉ बन जाता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर भी अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड देयर इन, तो अगर तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में कोई डिफरेंट इंटेंशन है तो फिर उस डिफरेंट इंटेंशन के मुताबिक काम किया जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, shall be deemed to include the provisions set out in the first schedule in so far as they are applicable to the reference, ठीक है। तो यहाँ पर फिर अब ये बात हो गई कि अगर तो कोई एक्सप्रेस पार्टीज ने एग्रीमेंट नहीं किया हुआ उन सारी चीजों के हवाले से, तो फिर जो फर्स्ट कैजुअल की प्रोविजंस हैं वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगी एज इम्प्लाइड कंडीशंस। तो देखते हैं कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं। ओके जी, implied conditions of arbitration agreements. First of all, unless otherwise expressly provided, the reference shall be to a sole arbitrator. एक चीज तो ये आ गई कि अगर तो पार्टीज ये कहें कि भाई मेरा ये आर्बिट्रेटर होगा और दूसरी पार्टी कहे कि मेरा ये आर्बिट्रेटर होगा, ठीक है। अगर नंबर के हवाले से कोई स्पेसिफिकेशन नहीं की गई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में, तो ऐसी सिचुएशन में ये समझा जाएगा कि जो रेफरेंस है वो एक ही आर्बिट्रेटर को रेफर किया जाएगा, यानी एक ही आर्बिट्रेटर होगा जो कि फिर उस केस के अंदर फैसला करेगा। ओके, उसके बाद है इफ द रेफरेंस इज टू एन इवन नंबर। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज के डेफिनेटली जब वो सोल आर्बिट्रेटर होगा तो फिर उसको पार्टीज एग्रीमेंट से अपॉइंट करेंगी, उसमें एक पार्टी की मर्जी नहीं होगी बल्कि दोनों की मर्जी शामिल होगी। ओके जी, दूसरे पे कहता है इफ द रेफरेंस इज टू एन इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स। जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ बार बार कि एक आर्बिट्रेटर एक पार्टी की तरफ से, एक आर्बिट्रेटर दूसरी पार्टी की तरफ से, या ये भी हो सकता है कि दो इस तरफ से, दो उस तरफ से, तीन इस तरफ से, तीन इस तरफ से, यानी इवन नंबर में हम चल रहे हैं। The arbitrators shall appoint an umpire not later than 1 month from the latest date of their respective appointments. इसका सिंपल सा ये मतलब है कि जहां पर इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर है तो वहां पर वो आर्बिट्रेटर क्या करेंगे कि एक अंपायर को अपॉइंट करेंगे, कितने टाइम के अंदर, नॉट लेटर देन 1 मंथ, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर। पहले अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये 1 महीना कब से हम स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम द लेटेस्ट डेट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव अपॉइंटमेंट्स, यानी जब उन आर्बिट्रेटर्स में से जो आखिरी आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा, उस आखिरी आर्बिट्रेटर अपॉइंट होने के बाद हम उसी वक्त से 1 महीना गिनना स्टार्ट करेंगे और फिर 1 महीने के अंदर वो आर्बिट्रेटर्स जो हैं अंपायर को अपॉइंट करेंगे। लेट से कि एक आर्बिट्रेटर जो है वो 20 मार्च को अपॉइंट होता है, एक आर्बिट्रेटर 25 मार्च को अपॉइंट होता है, तो फिर 1 महीना हम 25 मार्च से आगे गिनना शुरू करेंगे। तो ये इसमें बात हो रही है। ओके जी, थर्ड इसके अंदर कंडीशन है द आर्बिट्रेटर्स शैल मेक देयर अवार्ड विद इन 4 मंथ्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कितना टाइम पीरियड है अवार्ड का, 4 महीने। 4 महीने के अंदर आर्बिट्रेटर्स अपना अवार्ड देने के पाबंद हैं। आफ्टर एंटरिंग ऑन द रेफरेंस, जब वो रेफरेंस के अंदर एंटर हो जाएंगे, यानी जब उनको रेफर कर दिया जाएगा, हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी, वहां से 4 महीने के अंदर अवार्ड आना चाहिए। or after having been called upon to act by notice in writing from any party to the arbitration agreement or within such extended time as the court may allow। या फिर अगर उनको नोटिस दिया जाता है कि भाई आप आकर आर्बिट्रेशन इनिशिएट करें, तो फिर उस नोटिस के बाद 4 महीने का टाइम होगा कि वो अवार्ड अपना दे देंगे, ठीक है। और वो जो नोटिस है वो राइटिंग में होना चाहिए, ठीक हो गया। और उसके अलावा वो कहते हैं कि एक्सटेंडेड टाइम एज द कोर्ट में अलाउ। अब प्रैक्टिकल सिचुएशन में थोड़ी सी बता देता हूँ। प्रैक्टिकली 4 महीने में
नहीं होता, क्योंकि एक्ट के अंदर प्रोविजंस मौजूद हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पार्टीज, फॉर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो कोर्ट के पास भी पावर है, अगर ये मामला कोर्ट के पास चला जाता है तो वो एक्स्ट्रा टाइम दे दे, सुपरवाइज कर ले। लेकिन अगर ये कोर्ट के पास नहीं जाता तो आर्बिट्रेटर्स के पास भी ये पावर मौजूद है कि अगर वो बेहतर समझे तो उसके अंदर एडजर्मेंट्स दे सकते हैं। तो प्रैक्टिकली बहुत कम आर्बिट्रेशंस होती हैं जो 4 महीने में खत्म होती हैं, कुछ होती हैं जो उससे पहले भी खत्म हो जाती हैं। ओके जी, नंबर 4 पे है, इफ द आर्बिट्रेटर्स हैव अलाउड देयर टाइम टू एक्सपायर विदाउट मेकिंग एन अवार्ड or have delivered to any party to the arbitration agreement or to the umpire a notice in writing stating that they cannot agree, the umpire shall forthwith enter on the reference in lieu of the arbitrators। तो इसके अंदर इसने सिचुएशन बता दी कि दो सिचुएशंस बेसिकली इसके अंदर आ गई हैं कि एक तो अगर आर्बिट्रेटर्स हैव अलाउड देयर टाइम टू एक्सपायर, यानी कि टाइम एक्सपायर हो गया और उन्होंने जो है कोई अवार्ड नहीं इशू किया, ठीक है, जानबूझकर या किसी भी वजह से, ठीक है, जिसके अंदर उनकी आप कह लें कि गुड बोनाफाइडी हमें नजर नहीं आती, ठीक है। यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज की गई है इसका मतलब है अलाउड देयर टाइम का मतलब है कि उन्होंने खुद गुजरने दी है विदाउट एनी कोजेंट रीजन, ठीक है। या फिर उन्होंने क्या किया कि पार्टीज को या फिर अंपायर को नोटिस दे दिया इन राइटिंग में कि भाई उनके दरमियान कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। तो दो चीजें आ गई हमारे पास। फिर कहता है द अंपायर शेल फोरफिट एंटर ऑन द रेफरेंस इन लिeu ऑफ द आर्बिट्रेटर्स। तो फिर जो बॉल है वो अंपायर के कोर्ट में चली जाएगी, फिर अंपायर जो है वो डिसीजन देगा, अवार्ड इशू करेगा, आर्बिट्रेटर्स के पावर से वो बात निकल जाएगी। उसके बाद कहते हैं द अंपायर शेल मेक हिज अवार्ड विद इन 2 months ऑफ एंटरिंग ऑन द रेफरेंस, यानी कि 4 महीने जो टाइम है वो आर्बिट्रेटर्स के लिए अवार्ड देने के लिए। और अगर इस जो फोर्थ कंडीशन है इसके मुताबिक आर्बिट्रेटर की जगह अंपायर आ जाता है अवार्ड देने के लिए, तो फिर अंपायर को उस रेफरेंस में आने के बाद 2 महीने का टाइम रिक्वायर्ड है कि 2 महीने के अंदर अंदर वो अवार्ड इशू करेगा, और विद इन सच एक्सटेंडेड टाइम एज द कोर्ट में अलाउ, या फिर अगर वो कोर्ट अलाउ करती है कुछ एक्स्ट्रा टाइम तो फिर वो एक्स्ट्रा टाइम अलाउ कर दिया जाएगा। ओके जी, उसके बाद है द पार्टीज टू द रेफरेंस एंड ऑल पर्सन्स क्लेमिंग अंडर देम shall subject to the provisions of any law for the time being in force submit to be examined by the arbitrators or umpire on oath or affirmation in relation to the matters in difference, and shall, subject as aforesaid, produce before the arbitrators or umpire all books, deeds, papers, accounts, writings, and documents within their possession or power, respectively, which may be required or called for, and do all other things which during the proceedings on the reference the arbitrators or umpire may require। तो इसके अंदर सिंपल सी उन्होंने बात बता दी है, दिस इज द प्रोसेस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, या फिर आप कह सकते हैं फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ द एविडेंस, कि जो भी पार्टीज हैं रेफरेंस की और जो भी बंदे क्लेम कर रहे हैं उनके अंडर, ठीक है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अब सबमिट टू बी एग्जामिन्ड बाय द आर्बिट्रेटर्स और अंपायर ऑन ऑथ और अफर्मेशन, यानी कि अगर वो एविडेंस देंगे तो वो ऑथ और अफर्मेशन पर ही देंगे, ठीक है। ऑल्दो कि ये जो आर्बिट्रेटर्स हैं ये जज की डेफिनेशन में नहीं आते अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984, लेकिन फिर भी अगर ये जब एविडेंस रिकॉर्ड करेंगे तो ऑथ या अफर्मेशन पर ही होगा, ताकि उन पार्टीज को बाउंड किया जाए कि वो सच बोलें। ओके जी, उसके अलावा वो कहते हैं कि जी कोई भी जो बुक्स हैं, जो डीड्स हैं, कोई भी पेपर्स हैं, अकाउंट्स हैं, राइटिंग्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि जो भी चीज उस केस के फैसले के लिए जरूरी है, उस अवार्ड को इशू करने के लिए जरूरी है, सच तक पहुंचने के लिए जरूरी है, कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, विद इन देयर पोजेशन और पावर रिस्पेक्टिवली, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन पार्टीज की पोजेशन या पावर में होंगे,
which may be required or called for। ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट होगी ये आर्बिट्रेटर्स बताएंगे कि भाई फैसले के लिए हमें ये चीज चाहिए, तो पार्टीज बाउंड होंगी कि वो चीज आकर प्रोड्यूस करें। And do all other things which during the proceedings on the reference the arbitrators or umpire may require। ठीक है, तो जो भी चीज की उनको जरूरत होगी वो पार्टी से मंगवा सकते हैं ताकि सही तरीके से फैसला किया जा सके। ओके जी, उसके बाद सेवन कंडीशन है द अवार्ड शेल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज एंड पर्संस क्लेमिंग अंडर देम रिस्पेक्टिवली। तो मतलब क्या हो गया कि अवार्ड फाइनल होगा और वो बाइंडिंग होगा। ऑल दो हमारे पास प्रोविजंस मौजूद हैं कि अवार्ड को चैलेंज किया जा सकता है सर्टेन ग्राउंड्स के ऊपर, लेकिन जो जनरल प्रिंसिपल है वो यही है कि अवार्ड फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा दोनों पार्टीज पे। ठीक है, यानी वो ये नहीं कह सकते कि हम अवार्ड को नहीं मानते। ठीक है, चैलेंज किया जा सकता है विद इन द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, लेकिन उसके लिए सर्टेन ग्राउंड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारे पास कंडीशन है, कहता है द कॉस्ट ऑफ द रेफरेंस एंड अवार्ड शेल बी इन द डिस्क्रेशन ऑफ द आर्बिट्रेटर्स। जैसे हमने कॉस्ट से रिलेटेड सेक्शन पढ़े हैं 35 एंड 35A, इसी तरीके से जो रेफरेंस की कॉस्ट है और अवार्ड की कॉस्ट है शेल बी इन डिस्क्रेशन ऑफ द आर्बिट्रेटर्स और अंपायर who may direct to and by whom and in what manner such costs or any part thereof shall be paid। अब यहाँ पर उनकी फीस की या रेम्यूनरेशन की बात नहीं हो रही। ठीक है, वो जो आर्बिट्रेटर्स अपने अमाउंट चार्ज करेंगे अपनी सर्विसेज के लिए, दैट इज अ सेपरेट थिंग। ठीक है, यहाँ पर कॉस्ट की बात हो रही है, जो कॉस्ट ऑफ जिसको हम लिटिगेशन बोलते हैं सिविल सूट में, तो यहाँ पर आप इसको कोर्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन या कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो आर्बिट्रेटर्स बताएंगे कि कौन कॉस्ट पे करेगा, ठीक है, किसको पे करेगा, किस तरीके से पे की जाएगी, ये सारी चीजें आर्बिट्रेटर्स की पावर में है। एंड मे टैक्स और सेटल द अमाउंट ऑफ कॉस्ट्स टू बी सो पेड और एनी पार्ट देयर ऑफ। ठीक है, या फिर वो उस अमाउंट को सेटल भी कर सकते हैं कि भाई पार्टीज शेल बेयर देयर ओन कॉस्ट्स। ठीक है, या बराबरी के ऊपर आकर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है कि किसने कितना पे करना है। एंड मे अवॉर्ड कॉस्ट्स टू बी पेड एज बिटवीन लीगल प्रैक्टिशनर एंड क्लाइंट। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो ये भी कर सकते हैं कि वो कॉस्ट अवॉर्ड कर दें। ठीक है, किस तरीके से, टू बी पेड एज बिटवीन लीगल प्रैक्टिशनर एंड क्लाइंट, जैसे कि लीगल प्रैक्टिशनर और क्लाइंट के दरमियान कॉस्ट वगैरह पे की जाती हैं, उस तरीके से यहाँ पर वो अपना एक कह सकते हैं कि भाई इस तरीके से आप सेटलमेंट कर लें। तो ये सारी इसके अंदर चीजें थी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के हवाले से, और इसके अलावा कौन कौन सी इम्प्लाइड कंडीशंस होंगी इनको डील करता है सेक्शन 3 और स्केजुअल 1। और ये सारी वो कंडीशंस, और अगर पार्टीज के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इन कंडीशंस के अलावा इन चीजों के हवाले से वो खुद सेटलमेंट कर लेते हैं कुछ, तो फिर उनकी जो सेटलमेंट है वो प्रिवेल करेगी। अगर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर ये कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई होंगी। तो मुझे इसके साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज नासिर।